हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको यूपीएसआई 2021 के एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, यूपीएसआई एग्ज़ाम जो है अंतिम चरण में है। अंतिम फेज़ के अंतिम दिन का एग्ज़ाम कल होने वाला है। उसके बाद एग्ज़ाम समाप्त हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि अब एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है। अगर आपको एग्ज़ाम के बाद की आगे की प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए कि कौन-कौन सी अब प्रक्रियाएँ होंगी। अगर आपका चयन जो है डीबीपीएसटी के लिए होता है, तो आगे कौन-कौन सी प्रक्रियाओं से आपको गुज़रना होगा और उनसे गुज़रने के लिए, उनमें सफल होने के लिए आपको किन-किन छोटी-छोटी बातों को ध्यान रखना होगा। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस यानी कि जो 2016 की भर्ती के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, उसके आधार पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि 2016 में मैंने जो है सारे चरण कैसे क्लियर किए और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप इनको ध्यान रखेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ आगे के सारे चरण में आप भी आसानी से सफल हो पाएँगे। तो अगला जो चरण होने वाला है डीबीपीएसटी का होगा, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दौरान आपके कौन-कौन से शारीरिक मानक जो है चेक किए जाएँगे, उनके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है। रनिंग के दौरान आपको कैसे रनिंग करनी है, रनिंग की अभी से आपको किस तरह से तैयारी करनी है। और मेडिकल के लिए भी देखिए, मेडिकल बहुत अभी टाइम है, लेकिन फिर भी मेडिकल के लिए क्या है, आपको अभी से कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जिनके लिए अभी से आप अगर ध्यान रखेंगे, तो तब तक हो सकता है कुछ सुधार आप अपने अंदर मेडिकली कर पाएँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, अभी पहली बार आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम के बाद की क्या-क्या अभी प्रक्रिया बाकी है। तो देखिए, अगर आपका चयन एग्ज़ाम डीबीपीएसटी के लिए होता है, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम में क्वालीफाई करते हैं और एक निश्चित संख्या में कैंडिडेट को क्वालीफाई कराया जाएगा, लगभग जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कट ऑफ की वीडियो जब बनाई थी, तो उसमें बताया था कि कितने कैंडिडेट को डीबीपीएसटी के लिए चयन किया जा सकता है। लगभग मैंने आपको बताया 4 गुना समथिंग जो है 2016 में अभ्यर्थी बुलाए गए थे डीबीपीएसटी के लिए। तो यहाँ भी उम्मीद की जा सकती है कि 4 से 5 गुना जो है अभ्यर्थियों को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जा सकता है। तो जैसे कि भर्ती 9,500 की है, तो अगर आप 4 गुना करेंगे, तो लगभग मुझे लगता है 38,000 के समथिंग जो है कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं डीबीपीएसटी के लिए। अब ये 38,000 कैंडिडेट कौन से होंगे, ये मेरिट के आधार पर तय किया जाएगा। सारी मेरिट के आधार पर जो भी कैंडिडेट होंगे, उनको आगे के चरण के लिए एक चयन सूची जारी होगी, उसमें उनका अगर सिलेक्शन होता है, तो उन्हें आगे भेजा जाएगा। तो जैसे अगला जो चरण होने वाला है, वो है डीबीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है? यानी कि अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा होनी है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, आपको बुलाया जाएगा, कॉल लेटर आएगा आपका और वहीं पर उसी दिन आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो जाएगा, यानी आपके शारीरिक मानक चेक होंगे। उसके बाद अगर आप वहाँ से पास होते हैं, तो उसके बाद आपको अगले चरण में भेज दिया जाएगा, यानी शाम को ही आपको वेबसाइट पर आ जाएगा कि आप क्वालिफाई कर गए हैं और अगले चरण के लिए यानी पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका जो रनिंग होती है, उसके लिए आपको कर दिया जाएगा, यानी 10 से 15 दिन बाद आपकी रनिंग हो जाएगी। रनिंग में अगर आप पास करते हैं, तो उसके बाद आपको वेट करना होगा और फाइनली सबकी जब रनिंग हो जाएगी, तो उसके बाद आपके जो भी नंबर आए होंगे, उसकी एक फाइनल मेरिट जारी होगी, ठीक है? फाइनल मेरिट आएगी, अगर अंतिम चयन सूची में आपका नाम आता है, उसमें आप सिलेक्ट होते हैं, तब आपका मेडिकल कराया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। मेडिकल के होने के बाद आपका जो है थाने पे वेरिफिकेशन होता है, फिर ट्रेनिंग सेंटर अलॉटमेंट होता है और फिर ट्रेनिंग सेंटर पे आपको भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग सेंटर पे क्या-क्या होता है, वो मैंने आपको एक वीडियो में बनाकर बताया हुआ है, जिसमें मैंने अलग से प्लाटून कमांडर के लिए और सिविल पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए भी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो वो आप देख लीजिएगा, वो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो मिल जाएँगे, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से इन सभी को देख लीजिएगा। तो वहाँ आप पता कर सकते हैं कि किस तरह की ट्रेनिंग होती है, ठीक है? सिविल पुलिस की ट्रेनिंग क्या होती है, प्लाटून कमांडर की ट्रेनिंग कैसी होती है, ठीक है? तो ये सारी प्रक्रियाएँ हैं एग्ज़ाम के बाद की, जो अब होनी है। अगर आपका चयन डीबीपीएसटी के लिए होता है, तो आप इन सारी प्रक्रियाओं के लिए एलिजिबल होंगे। डीबीपीएसटी देंगे और पीईटी देंगे। उसके बाद फाइनल मेरिट में अगर चयन होते हैं, तब आपको मेडिकल देने का मौका मिलेगा। तो ये 4 प्रक्रिया अभी होनी है। अब चलिए वन बाय वन जान लेते हैं।
सबसे पहले डीबीपीएसटी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान क्या होगा। तो देखिए अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा के लिए आपने नोटिफिकेशन में भी पढ़ा होगा, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि जो भी लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर अभिलेखों की संवीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी होगी। ठीक है। और इनमें से जो भी मानक परीक्षा में बुलाए जाने वाली अभ्यर्थी होंगे उनकी कुल रिक्तियों की संख्या के में ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। तो यहाँ पे भर्ती बोर्ड ने साफ किया हुआ है कि आपका सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप सेक्शनल या ओवरऑल क्वालिफाई करते हैं तो आपको आगे डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। और आगे की जो प्रक्रिया होगी डीबीपीएसटी सिर्फ अहरकारी होगी, यानी सिर्फ आपको पास होना होगा। इससे ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है। इसको पास कर लेने से ये आप दावा नहीं कर सकते कि आप सिलेक्ट हुए हैं, आपको वैकेंसी में लिया जाना चाहिए। ठीक है। तो और इन्होंने ये भी कहा है कि कुल रिक्तियों को देखते हुए यहाँ पर बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या चयन की जाएगी कि निर्धारित की जाएगी कि कितने अभ्यर्थी लिए जाने हैं। ठीक है। तो इसके बाद अब आपको वहाँ पर क्या-क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट जो है 2016 की जो भर्ती हुई थी, उस दौरान जो मैं डीबीपीएसटी के दौरान मुझे ले जाने पड़े थे, तो वो सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं और उसका प्रवेश पत्र भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे होंगे, ये मेरा एडमिट कार्ड है 2016 डीबीपीएसटी का। और इसमें मेरा जो डीबीपीएसटी हुआ था वो 26/6/2018 को हुआ था। 10 बजे रिपोर्टिंग थी, आगरा में हुआ था। और इस दौरान ये जो निर्देश दिए गए थे इसमें आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। इसमें इन्होंने सब कुछ बताया था, हाई स्कूल, इंटर और आपका ग्रेजुएशन, मूल निवास और आपका जाति प्रमाण पत्र, जो भी अधिमानी अहर्ता हो या फिर एनओसी वगैरह हो, ये सब लेके जानी थी। उसको सेल्फ अटेस्टेड आप ले जा सकते थे और आपको एक मूल आईडी लेके जानी थी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिक्वायर्ड थे। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरा डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड है। तो इसी तरह से आपका भी एडमिट कार्ड आएगा। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी से आपको तैयार करके रखने हैं। तो अभी आपने मेरा एडमिट कार्ड देखा डीबीपीएसटी का 2016 में जो एडमिट कार्ड आया था, इसी तरह का एडमिट कार्ड आपका भी आएगा जब आप डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई होंगे। तो चलिए ये डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, ये आपको तैयार रखने हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा, जो भी डीबीपीएसटी के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा उसकी एक कॉपी लेके जानी होगी। उसके बाद आपको एक आईडी लेके जानी होगी जो कि मूल रूप से होनी चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर आपका पहचान पत्र हो और या फिर आपका जो है पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इनमें से एक मूल आईडी आपको ओरिजिनल लेके जानी होगी। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको एक हाई स्कूल का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, इंटरमीडिएट का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए, ग्रेजुएशन का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आपका यहाँ पर देखिए मूल निवास जो भी आपका रहेगा, जाति प्रमाण पत्र। अगर आप अदर किसी कैटेगरी के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अधिमानी अहर्ता संबंधी यदि आप दावे के लिए समर्थन करते हैं, जैसे ओ लेवल वगैरह के लिए मैंने आपको बताया था, अगर उसके लिए आप डालते हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और भूतपूर्व सैनिक हैं उसके संबंधी कोई दावे की पुष्टि करते हैं तो आपको एनओसी वगैरह या उसका डिस्चार्ज लेटर जो होगा वो आपको यहाँ पर दिखाना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। सबसे बड़ी बात इनमें आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म में क्या था, अंतिम डेट जो भी फॉर्म भरने की थी उस डेट से पहले आपका ये जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे ही आपका ये मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र भी जो आपने अपलोड किया होगा उस समय, वो आपने वही अपलोड किया होगा, वही आपको लेके जाना है। लेकिन उस जो वो बना था वो आपका पहले का होना चाहिए। ठीक है। जब आपने फॉर्म भरा है उससे लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान लेके जाने हैं। सबसे पहले आप सेंटर पे जाएंगे, आपका आधार वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट वहाँ पर लिया जाएगा। उसके बाद जो है आपकी सारी प्रक्रियाएँ शुरू होंगी, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफ़िकेशन होगा। उसके बाद आपके शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आपको रेफ़र किया जाएगा, मतलब साइड में ही दूसरी जगह आपका मेज़रमेंट हो रहा होगा, आपका सीना, 2 चीज़ें चेक होंगी। ठीक है? और दोनों चीज़ों में क्या है, अगर आपकी हाइट की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो हाइट का रखा गया है मानक, वो 168 सेंटीमीटर है। और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए जो है 160 है। ठीक है?
सॉरी एसटी कैंडिडेट के लिए 160 है और जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 रखा गया है। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पर दूसरा चेस्ट की, तो यहाँ पर जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए 79 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के साथ 84 सेंटीमीटर अधिकतम होना चाहिए। ऐसी एसटी कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव के साथ 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यानी ओवरऑल पहले आपका जो चेस्ट नापा जाएगा वो आपका बिना उसके नापा जाएगा, उसके बाद आपसे कहा जाएगा फुलाइए, और फुलाने के बाद वो +5 होना चाहिए, जो भी आप कराए। मिनिमम 79 हो, उससे अधिक हो सकता है, और उसके बाद जब आप फुलाएंगे तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 8 का, 10 का कोई वो नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम इतना होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर लड़कियों के मानक की बात करें तो इनमें सिर्फ और हाइट मेज़र की जाएगी और वजन चेक होगा। हाइट में क्या है, लड़कियों की जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की जो भी गर्ल्स हैं उनके लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वजन की बात करें तो मिनिमम जो है 40 किलोग्राम वजन होना चाहिए, इससे अधिक ही होना चाहिए। लास्ट, अब इस चीज़ पर भी लोग परेशान होंगे कि क्या बहुत ज़्यादा वेट से भी कुछ होगा फ़र्क? तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा वेट का नहीं है, यहाँ पे मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे अधिक होना चाहिए, ठीक है? तो ये महिलाओं के लिए है। अब अगला जो रहेगा वो होगा पीईटी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग, ठीक है? तो यहाँ से आप अगर क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट में, तो आपको घर भेज दिया जाएगा। घर के बाद शाम को एक सूची जारी हो जाएगी जिसमें आपका नाम होगा कि आप सेलेक्ट हुए हैं डीबीपीएसटी में। उसके बाद आपका रनिंग, यानी 10 से 15 दिन के बाद जैसे ही डीबीपीएसटी का पूरा शेड्यूल खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक रनिंग की डेट आएगी, और रनिंग की डेट में आपका रनिंग का एडमिट कार्ड आएगा, तो आपको रनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो अगला चरण आपका आ जाएगा रनिंग का, ठीक है? ये भी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। रनिंग आप सभी को पता होगी, मैं बता देता हूँ कि देखिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, सभी के लिए रनिंग जो रखी गई है वो 4.8 किलोमीटर आपको 28 मिनट में कंप्लीट करनी है। यहाँ पर कोई भी मार्क्स नहीं है रनिंग के, सिर्फ आपको क्वालिफाई करनी है। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर आपको दौड़नी है। ऐसे ही अगर महिलाओं की बात करें तो 2.4 किलोमीटर जो है 16 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो बस आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आपको घर भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए रनिंग कैसे होती है, अगर इसके बारे में आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो 2016 के टाइम में मैंने एक रनिंग के दौरान अपनी वीडियो बनाई थी, रिव्यू उसमें डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। 2016 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी हमारा बना हुआ है, उसमें आप जाइए, 2016 की सारी पुरानी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, 3 से 4 साल पुरानी। उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रनिंग किस तरह से होती है। मैंने उसमें रिव्यू डाला हुआ है कि रनिंग में क्या-क्या होता है। सबसे पहले वहाँ जाते हैं तो क्या होता है, उसके बाद रनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ पाएँगे। तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, रनिंग का रिव्यू आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चाहे तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप उसको देख लीजिएगा। तो आगे हम बात करते हैं रनिंग के लिए। तो देखिए वहाँ पर आप जब जाएँगे, आप एडमिट कार्ड लेके जाएँगे, एक अपनी आईडी लेके जाएँगे। 2 चीज़ें आपको सिर्फ़ लेके जानी है, ठीक है? अपना एडमिट कार्ड और एक आईडी। आईडी में आपका मूल निवास हो सकता है, पासपोर्ट आपका हो सकता है, आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके हो सकते हैं। तो आपको वहाँ लेकर जाना है। जैसे ही आप वहाँ जाएँगे उसके बाद आपको वहाँ पर आपका वेरिफ़िकेशन होगा, आपका वीडियोग्राफ़ी होगी। आपको वीडियोग्राफ़ी में आपको अपना नाम बोलना होगा कि आप ही हैं। उसके बाद पैरों में आपके चिप लगाई जाएगी। फिर यहाँ पर आपको ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट समथिंग 100 से 200 अभ्यर्थी एक साथ दौड़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर खड़े कर दिए जाएँगे। ये 400 जो है 400 मीटर का पूरा ट्रैक रहता है, ठीक है? 400 मीटर का पूरा ट्रैक रहेगा, और इस ट्रैक पे आपको दौड़ना है। तो इसमें आपको, अगर मेल की बात करूँ तो 28 मिनट में आपको 12 चक्कर लगाने हैं 400 मीटर के, और फीमेल की बात करें तो 16 मिनट में 6 चक्कर लगाने हैं। तो आप इसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि रनिंग आपको किस तरह से करनी है, ठीक है? जब रनिंग आएगी तो मैं आपको पूरा स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि रनिंग में आपको क्या-क्या छोटी-सी चीज़ें याद रखनी है, और उन चीज़ों से आप जो है आसानी से रनिंग क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? तो रनिंग के लिए बस छोटी-सी चीज़ अभी से मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपको सिर्फ़ इतना करना है, अपना स्टैमिना बिल्डअप करना है। बॉयज़ के लिए 28 मिनट आपको दौड़ना है, तो मतलब कि आपको 30 मिनट की अपनी बॉडी का स्टैमिना बनाना है। डेली आपका, भले ही आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं पा रहे हैं,
आप 4 किलोमीटर ही दौड़ पा रहे हैं, लेकिन आपको लगातार 30 मिनट तक दौड़ने की अपनी स्टेमिना बनाना है। अगर ये विश्वास मानिए आप 28 मिनट दौड़ जाते हैं तो रनिंग क्वालीफाई हो जाएगा आपका। ऐसे ही फीमेल का है, मैंने देखा है फीमेल में भी क्या होता है या मेल में भी, लोग पूरे 28 मिनट तक दौड़ नहीं पाते, 20 मिनट के बाद थक जाते हैं या फिर चक्कर आ जाते हैं या वॉमिटिंग हो जाती है, वो समस्या है। अगर आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है ना, अगर आप 28 से 30 मिनट लगातार बिना किसी उसके आप दौड़ सकते हैं, तो यकीन मानिए आप रनिंग आसानी से क्वालीफाई कर लेंगे। बस अपनी बॉडी को इस लायक बनाइए कि ऐसा ना हो कि 20 मिनट के बाद आपका बॉडी आपसे साथ देना बंद कर दे। हो सकता है आपको चक्कर आ जाए, वॉमिटिंग आ जाए, ठीक है? तो ऐसा ना हो, बस बॉडी अपनी तैयार कीजिए। अभी सिर्फ़ आपको इस पर फ़ोकस करना है कि आपकी बॉडी, आपका स्टैमिना बढ़िया हो जाए, और उसके बाद आप जो है आगे की जो भी रहेगी रनिंग को कैसे क्रैक करना है, क्या-क्या छोटी-छोटी ट्रिक हैं, वो मैं आपको बता दूँगा कि ट्रैक पे आप दौड़कर कैसे इसको क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये आपको करना है। इसके बाद जब आपकी रनिंग हो जाएगी, आपको घर भेज दिया जाएगा, शाम को लिस्ट आ जाएगी कि इतने कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं रनिंग में। अब आपको वेट करना होगा, वेट के बाद आपका फाइनल मेरिट जारी होगी। फाइनल मेरिट में कभी-कभी 1-2 महीने जो भी रहता है, वो लग सकता है, और उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आता है। फाइनल मेरिट में जो है आपके स्टार्टिंग में नंबर नहीं दिखाए जाएँगे। डीबीपीएसटी का जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ़ आपको बताया जाएगा आप एलिजिबल हैं। उस समय आपको नंबर आपके नहीं दिखाए जाएँगे। लेकिन जब फाइनल मेरिट आएगी तो बाकायदा हर एक अभ्यर्थी के नंबर आएँगे, जिसका नम सिलेक्शन होगा, जिसका नहीं होगा। यानी कि जिसने रनिंग क्वालीफ़ाई की है उसके सारे लोगों के नंबर आएँगे। अब जो सिलेक्ट होंगे उनकी अलग सूची आएगी, और जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनकी एक अलग सूची आएगी। उनके बाकायदा अपने सेक्शनल और नॉर्मलाइज़्ड स्कोर पूरा दिया हुआ होगा। ठीक है? तो चयन सूची में अगर आपका नंबर आ जाता है, तो अब आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा मेडिकल टेस्ट के लिए, ठीक है? मेडिकल टेस्ट के लिए क्या होगा, मेडिकल के लिए कुछ ऐसे मानक हैं जो चेक किए जाते हैं। ज़्यादा टफ़ मेडिकल नहीं होता है पुलिस का, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी से अगर ध्यान रखेंगे, तो हो सकता है अगर थोड़ा बहुत अगर दिक्कत है आपको, तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता देता हूँ मेडिकल में कौन-कौन से बॉडी पार्ट चेक होते हैं स्पेशली। देखिए, सबसे पहला बॉडी पार्ट है, अगर मेडिकल की बात करें, तो आई विज़न टेस्ट होता है, यानी आपकी आँखों का चेकअप होता है। आँखें चेक की जाती हैं कि आप कितना देख पाते हैं, और वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस चेक की जाती है, ईयर टेस्ट, कान चेक किए जाते हैं, नोक नी आपकी चेक होती है, फ्लैट फीट चेक होता है। बाकी कुछ छोटी चीज़ें हैं जो चेक हो भी सकती हैं या नहीं भी, ठीक है? वेरिकोज़ वेन्स यानी कि जो नसें वगैरह होती हैं, इस तरह से देख सकते हैं वो, या फिर हाइड्रोसिल है, पाइल्स है, टीथ है, ये सब देखे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये हर एक सेंटर पे देखे जाएँ, ठीक है? तो ये बॉडी पार्ट हैं जिनका चेकअप होता है। अब आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेडिकल में क्या-क्या होता है, तो इसके लिए भी मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था मेडिकल पर, ठीक है? उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि यूपी पुलिस का मेडिकल में क्या-क्या होता है, ठीक है? यूपी पुलिस का जो मेडिकल होता है, उसमें कौन-कौन से बॉडी पार्ट चेक होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस आपको खुद को चेक करना है कि क्या आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, तो आप उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको जो पिक्चर्स मैंने दिखाई हुई हैं, वो आप देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको जो है कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है? तो वो स्लाइड्स आप देख लीजिएगा, उस वीडियो में मैंने बाकायदा सब कुछ मेडिकल के बारे में बताया हुआ है, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो वो वीडियो आपको हमारे ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद अब मैं बता देता हूँ आई विज़न टेस्ट में क्या होता है, इस तरह की स्लाइड होती है। ये स्लाइड आपको दिखेंगी, वो आपसे पूछेंगे कि किस तरह से, कोई भी पूछ सकता है कि टिक करके ये बताइए, पढ़ के बताइए, ये बताइए, नीचे वाली लाइन बताइए, मोस्टली नीचे वाली लाइन आपसे पूछी जाती है। इसी तरह से इसमें पूछा जाता है कि ई किधर साइड से है, उल्टा है, लेफ्ट है, राइट है, तो इस तरह से ये स्लाइड रहती हैं आई विज़न टेस्ट में। ये कलर ब्लाइंडनेस की स्लाइड है। इनको किस तरह से पूछा जाता है, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, बहुत सारी स्लाइड मैंने उसमें शामिल की हैं, उनको देखिए। इसमें वही है, आपसे ये नंबर पूछा जाएगा, देखिए ये कितना नंबर लिखा है, तो ये 2 है, ये कितना है 35 है। अब इसको हो सकता है अगर आपको कलर को पहचानने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर मिसमैच कर जाएँगे, हो सकता है आप इसको ना बता पाएँ। तो बस यहाँ पर इसका पूरा काम टेस्टिंग करना होता है कि क्या आपको रंगों में भेद करना आता है, ठीक है? तो इसलिए ये टेस्ट किया जाता है। अगला है ईयर टेस्ट। कानों का टेस्ट होता है आपके, ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके ज़रिए चेक किया जाता है कि कान में आपके सब कुछ ठीक है, ठीक है? बाकी कान के लिए और भी टेस्ट होते हैं, वो मैंने वीडियो में बताए हुए हैं कि किस तरह से आपको एक माथे पे डिवाइस रख के आपका चेक होता है, फिर कान के पीछे डिवाइस रख के आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको आवाज़ आ रही है? तो इस तरह से कुछ टेस्ट होते हैं, वो कान के लिए किए जाते हैं।
नोकनी में आपका इस तरह से पैर आपसे पंजे मिला के आपको खड़ा किया जाता है और ये चेक किया जाता है क्या इनके बीच में आपको गैप बन रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ चेक की जाती है नोकनी के दौरान। अगर आपको नोकनी की समस्या है तो अभी से आपको थोड़ा-सा ये करना है कि आप रात में सोते हैं तो कभी पैर को मिला के मत सोइए, बीच में एक तकिया लीजिए, ठीक है? तकिया को बीच में रख के सोने की आदत डालिए। जनरली क्या होता है हम लोग सोते हैं, करवट से जब सोते हैं तो पैर आपस में मिला देते हैं, तो वही हमारी समस्या हो जाती है जिससे थोड़ा नोकनी की समस्या बन जाती है। अगर अभी से आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है 4-6 महीने अगर मेडिकल को हों, तो आप उसकी जो बीमारी है या थोड़ा बहुत दिक्कत है, उसको दूर कर पाएँ, ठीक है? आँखों के लिए अभी से आप थोड़ा-सा करिए, थोड़ा-सा मोबाइल को कम चलाइए या हिसाब से आप आँखों के लिए थोड़ा-सा आई ड्रॉप वगैरह अच्छे से इस्तेमाल करते रहिए। अब फ्लैट फीट की बात करते हैं तो देखिए फ्लैट फीट में क्या होता है, इस तरह के पैर होते हैं, नॉर्मल पैर होता है, ये नॉर्मल होता है, ये फ्लैट होता है और ये हाई हील्स होता है। अब जब भी क्या होगा वो लोग आपका पैर को किसी पानी में भिगोएँगे या किसी कलर में भिगो के आपको चलने को बोलेंगे तो आपके पैर का छाप देखेंगे, अगर छाप ऐसा आता है तो नॉर्मल है। अगर ये आता है तो समझिए फ्लैट फीट है आपको, अगर ऐसा आता है तो हाई अर्च है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर दिक्कत आती है। वैसे तो इन दोनों में ही है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर फ्लैट फीट में देखते हैं कि क्या यहाँ पर गैप बन रहा है। अगर आपका गैप नहीं बन रहा है तो आप फ्लैट फीट का शिकार हैं। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी कुछ पायदान टाइप से आते हैं, कुछ चप्पलों का आपको ध्यान रखना है। फ्लैट वाले चप्पल नहीं पहनना है, जिससे कि कोशिश करना है कुछ ऐसा कि जिससे कि आपके इसका बीच का गैप आपका बन जाए। अभी समय है तो आप अभी से उस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी और क्या-क्या सावधानियाँ हैं, अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखेंगे मेडिकल वाली, उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है, तो वहाँ से आप इसको अच्छे से जान पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बाद आपका मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के बाद अगर मेडिकल में आप सफल होते हैं, तब आपको जो है आगे थाने पे आपका वेरिफ़िकेशन होगा और वेरिफ़िकेशन के बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर अलॉट किया जाएगा और ट्रेनिंग सेंटर में आपकी आमद हो जाएगी और वहाँ से आपकी 1 वीक चलेगी और 1 वर्ष के बाद आप अपने थाने में पहुँच जाएँगे। 1 साल के की ट्रेनिंग आपकी थानों में चलती है और 2 साल के बाद जो है आप परमानेंट हो जाते हैं। तो ये पूरी यूपीएसआई की भर्ती की प्रक्रिया है। इससे पहले भी मैंने कई बार वीडियोज़ में बताई हुई है, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, वो जानते होंगे। फिर भी मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी अगर आप ट्रेनिंग के संबंधित कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हमारे ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। यूपीएसआई की ट्रेनिंग से संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई है। प्लाटून कमांडर से संबंधित भी वीडियो बनाई हुई है और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था कि क्या प्लाटून कमांडर और एसआई और जो फायर ऑफिसर होते हैं एफएसएसओ, उनमें क्या डिफरेंस है, कौन सी जॉब बढ़िया है। तो मैंने इन पर भी एक वीडियो बनाई हुई है, सारी जानकारी दी है कि कौन सी जॉब बेटर है। देखिए उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन सभी वीडियोज़ को देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद भी आएगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लगभग सारी जानकारी देने में सफल हुआ होऊंगा। अगर फिर भी कोई समस्या है आपकी तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दे दूंगा। अगर मुझे वो समस्या बड़ी लगेगा कि इससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा तो उससे संबंधित और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तो आज का अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और आने वाली जो भी प्रक्रिया रहेगी उसके दौरान जो भी मेरी तरफ से हो सकेगा, मेरी तरफ से जो भी टिप्स होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, फेसबुक पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और मोटिवेशनल थॉट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमें कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।